नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। टीएफटी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आजकल मोदी सरकार की राजनीति में काफ़ी हलचल मची हुई है, जहां विपक्षी नेता राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सरकार इस मुद्दे को से बचती नज़र आ रही है। आखिर क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार जनगणना? क्या है वजह? ऐसे ही कुछ मुद्दों को बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। सर, हमारा पहला सवाल आज ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला राजनीतिक स्तर पर कैसे स्वागत किया जाए, यह एक बड़ी उलझन है और फैसला आते ही राजनीतिक दल कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस मामले पर सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोटा के भीतर कोटा, ये क्या मामला है? आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं सर। जगदीश जी, देखिए, यह आरक्षण का मामला जो है, बिहार क्या कर रहा है, बिहार को आरक्षण चाहिए। 50% से 65% आरक्षण उन्होंने किया। पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, आप नहीं दे सकते। 50% ही संविधान अधिकार देता है, कानून अधिकार दे रहा है। अब 2021 में जो जाति जनगणना हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। मोदी सरकार ने 10 साल में होती है, 10-11 साल में होती है, मोदी सरकार ने कराई नहीं। काफ़ी समय से जाति जनगणना नहीं हुई है। जाति जनगणना होने से पता चलेगा कौन से जाति के लोग कितने हैं, कितने लोगों को खाने का अभाव है, कितने लोग काम करने वाले हैं, कौन सी जाति का क्या संख्या है, यह सभी चीज़ें पता चलेंगी। विपक्ष है जो हमेशा जाति जनगणना की बात कर रहा है, मुद्दे को उठा रहा है, जाति जनगणना चाहता है कि देश में जाति जनगणना हो, सत्तारूढ़ चाहती है कि जाति जनगणना न हो। यह कुर्सी का खेल है जगदीश जी, यह पूरा कुर्सी का खेल है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अब सरकार को चलाने वाले जो IAS अधिकारी हैं, उसमें भी कोटा देना पड़ेगा। अभी की सरकार जो है, मौजूदा मोदी सरकार, अपने मर्जी से जिसे मर्जी कर रहा है रख रही है। हर जगह गुजरात है, हर जगह गुजरात नजर आ रहा है। अपने पसंद का कार्य कर रही है, अपने पसंद के लोगों को रख रही है, अधिकारियों को हर जगह। कोई मुख्यमंत्री खुश रहे ना खुश रहे, वह अपने लोगों को भेजती है अपने राज्यों में, जहाँ पे उसके राज्य सरकार है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद में सरकार को बयान देना चाहिए था। कानून मंत्री देते, गृह मंत्री देते, प्रधानमंत्री देते, क्यों नहीं दिया? सांप सूंघ गया इन्हें, क्यों सूंघ गया? इसका वजह है कि जाति जनगणना इन्होंने कराई नहीं है। और यह कोटे की बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा, वह आखिरी इंसान तक पहुंच गए थे कि अगर जो निचले वर्ग के SC ST हैं या दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जिसे ठाकुर और ब्राह्मणों ने सिर्फ अपना सेवादार बना करके रखा, उनके बच्चों को भी अधिकार है, पढ़ने का अधिकार मिले, उन्हें भी रोजगार मिले। इसके लिए उन्हें शिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। उन्हें आरक्षण के तहत कुछ खास सब्सिडी देने की बात हुई। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार बोला था। 2 करोड़ क्यों रोजगार बोला था? आरक्षण के ही तहत तो रोजगार मिलते, वैसे कैसे मिल जाते? हर वर्ग को तभी तो मिल पाएंगे। और हर कोटे का रखा गया कि इस कोटे से यह होंगे, उसी कोटे का उधर होगा, तो उसमें से सिलेक्ट होते थे लोग। अब नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना कराई, तो यह दुर्भाग्य है इस देश का कि बिहार की 13 करोड़ की आबादी में 90 लाख परिवार ऐसे निकल पड़े कि जो एक टाइम के भोजन के लिए भी मोहताज थे। और 5 किलो फ्री अनाज उन हर किसी के पास पहुंच नहीं पा रहा है, और पहुंच रहा है तो उस अनाज को पकाने के लिए वह सक्षम नहीं है। यह परिस्थिति है, यानी कि भीख मांगो और खाओ वाली स्थिति है।
उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे, 17 महीना मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने बैठ करके सभी ने, कैबिनेट ने यह फैसला किया कि उन 90 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार अगर देगी तो यह उस रेखा से ऊपर आ जाएंगे, बिहार थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और उनको बहुत मदद होगी। 2 लाख रुपया बिहार सरकार दे सकती है। तो उस 2 लाख को नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि हम 4 किस्तों में देंगे, 4 किस्तों में देंगे 50-50 हज़ार करके। यह मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो जाती। इन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ा, चाहे जैसे भी जो भी हो रहा हो, वह ईडी सीबीआई का डर, चाहे बहुत सारे लोगों पर शिकंजे कससे गए थे, खैर उन बातों पे नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार आ गए तो वह मुद्दा ही भूल गए नीतीश कुमार। बिहार में आवाज़ उठी, जब धरना प्रदर्शन होने लगा तो यह 15% आरक्षण बढ़ा दिए थे उसी जाति जनगणना के बाद। तो उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया, उस पर ध्यान वो नहीं किया, बोला नहीं हो सकता, मैं उस पर स्टे नहीं दे सकता आपको। इसीलिए बिहार कह रहा था कि 9वीं अनुसूची में डालिए कि मैं 15% आरक्षण बढ़ा करके 65% दूँ ताकि 10 लाख नौकरी में बांटूँ। चुनाव में जाने की सब प्रक्रिया थी कि 10 लाख नौकरी दे देंगे तो चुनाव में कहेंगे हमने नौकरी दी है, ये किया है, वोट मिलेंगे। लेकिन इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो अब सरकार नहीं बोल रही है। सरकार को बोलने का मतलब है कि पहले जाति जनगणना करानी पड़ेगी। और कोटे में कोटा की बात आपने कही है, अगर आरक्षण 10 साल या 20 साल के लिए है और उन 20 सालों में आपने उस जात समुदाय के लिए, सरकार ने अगर देश की उन्हें उस रेखा से ऊपर नहीं लाने में सक्षम होती है, नहीं ला पाई, तो उसे उस कोटे में फिर कोटा देना पड़ेगा। अगर आप किसी की गरीबी को दूर करना चाहते हो तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका आरक्षण समाप्त करना है तो उसको उस लेवल से ऊपर उठा दे। तभी तो आप बोलोगे कि हम अब आरक्षण नहीं देंगे। आप क्या थे, आपको क्या से क्या हम बना दिए हैं। किसी एक व्यक्ति को बड़ा बना करके उस जाति में और 1000 व्यक्ति को गरीब बना करके आप उस आरक्षण को नहीं बंद कर सकते। वो आवाज़ गूंजेगी। और जब हर कोई सक्षम हो जाएगा कि मैं खुद कमा खा सकता हूं, आप रोजगार दोगे लोगों को, तो लोग आपसे आरक्षण नहीं मांगेंगे और आपके 5 किलो फ्री अनाज के लिए लाइन में नहीं लगेंगे। वो बोलेंगे 50 रुपये किलो मैं खरीद लूँगा, 500 का नुकसान क्यों करूँ 50 रुपये के लिए। तो यह चीज़ें हैं, इस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। इसका मूल यही है कि जब तक जाति जनगणना नहीं हो सकती तब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इसे कराना बिल्कुल ही नहीं चाहती केंद्र की सरकार, यह निश्चित है। जी जगदीश जी। सर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मोदी सरकार ने भारत की जनगणना नहीं कराई है, जो कि 2021 में हो जानी चाहिए थी। तब कोरोना काल चल रहा था, लेकिन इस दौरान कितने चुनाव हो गए हैं। कोरोना की बात कहकर जनगणना को रोक दिया गया। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? इस पर आपकी क्या राय है सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जगदीश जी, जनगणना को कोरोना के वजह से रोक दिया गया, यह बात सच नहीं है। सच यह है कि यह सरकार कराना नहीं चाहती है। अगर यह सरकार जाति जनगणना करा देगी तो भाजपा का पतन हो जाएगा। भाजपा फिर सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि इससे पता चलेगा गरेडिये कितने हैं, इससे पता चलेगा राजभर कितने हैं, इससे पता चलेगा मौर्या कितने हैं, इससे पता चलेगा कि दलित कितने हैं, SC ST के कितने हैं, बहुजन कितने हैं। यह सब इससे पता चलेगा कि ठाकुर और ब्राह्मण कितने हैं। ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी है यह। ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी है। जब वोट लेने हैं तो यह हिंदू बना देती है सबको, और जब वोट ले लेती है उसके बाद शूद्र बना देती है। तो इस सरकार की रणनीति है। 80-20 का खेल खेलने वाली सरकार कभी जाति जनगणना नहीं करा सकती। कांग्रेस के राज में हमेशा जाति जनगणना हुआ है, देश के सामने आया है, तभी तो पता चला कि इस देश की आबादी कितनी है। आज 140 करोड़ आबादी का दावा करते हैं लोग कि चाइना से ऊपर विश्व का नंबर 1 देश हो गया है आबादी में,
लेकिन आमदनी में विश्व का नंबर 1 देश हुआ है क्या? 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है देश के ऊपर, बांग्लादेश के नीचे प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश की, और यह सरकार 12 लाख करोड़ रुपया हर साल का ब्याज भरती है। और 50 सालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्याज पर पैसे लिए हैं, और भी आने वाले समय में हर साल पैसे लेते जाएंगे। 12 लाख करोड़ का ब्याज हुआ और बढ़ते जाएगा। यानी कि इस सरकार ने रोजगार को समाप्त किया, महंगाई को बढ़ाया और कर्ज में ला दिया। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश के नीचे हो, वह देश विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था में आ ही नहीं सकता। यह जुमला है। वैसे ही जुमला है जैसे 15 लाख खाते में आएंगे का नारा इन लोगों ने दिया था, बाद में जुमला बता दिया था। तो यह हकीकत यही है कि यह 5वीं अर्थव्यवस्था भी एक जुमला है, झूठा कागजों पर है यह, बाकी और कुछ भी नहीं है। नंबर 2, अब जाति जनगणना न तो आरएसएस चाहता है कराना और ना ही भाजपा चाहती है, क्योंकि यह एक ही है, एक थाली का एक साइड है, एक थाली का पेंदी साइड है, दोनों हैं, एक ही साथ है, यह एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो जाति जनगणना कराने से आरएसएस के प्रचारक भी जा करके लोगों को हिंदू बना करके प्रचारक नहीं बना पाएंगे, और भाजपा अपना कार्यकर्ता नहीं बना पाएगी। जबकि प्रचारक ही जा करके प्रचार करके भाजपा का प्रचार करते हैं और वोट दिलाते हैं, तो उस समय वह कहते हैं कि देखो वह 20% जो मुस्लिम है ना, हम 80% पे वह भारी हैं। उस समय यह नहीं कहते हैं कि आप कुर्मी हो, राजभर हो, गरेरिया हो, धोबी हो, हरिजन हो, यह चीज़ें नहीं बोलते, उस समय हिंदू बोलते हैं। और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं सुधरो, मंदिर में कैसे आ गए, चल निकल यहाँ से। तब ये हिंदू के ठेकेदार बन जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए इन्होंने क्या किया? कोई एक चीज़ बता दीजिए कि जो हिंदुओं के लिए किया। ठीक है, 80-20 का खेल है, मान लिए 80-20 का है। 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं। आपने 80% हिंदुओं के लिए क्या किया? कौन सी संस्था बना दी आपने और कौन सा फायदा पहुंचा दिया? महंगाई बढ़ी है तो क्या नाम है कि गरीबों के लिए भी बढ़ी है, बड़ों के लिए भी बढ़ी है। लेकिन गौतम अडानी की संपत्ति 500 गुना बढ़ती है और एक छोटे व्यापारी की पूंजी समाप्त होती जाती है। तो यह जाति जनगणना इसीलिए क्योंकि जात पात का भेदभाव फैला करके राजनीति सीखते हैं। नहीं तो अभी तक तो यह पता नहीं कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए होते। देखे आप, जाति जनगणना की बात राहुल गांधी ने किया तो क्या ना कि पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि जिसे जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर अपनी जात बता दे, क्या है उनकी जात? मैं पूछ रहा हूँ आज टीएफडी इंडिया के मंच पे, मैं पूछ रहा हूँ कि वह अपनी जात बताएं कि अनुराग सिंह ठाकुर लिखते हैं, वह सिंह है या ठाकुर? क्योंकि ठाकुर नाई को भी कहा जाता है, तो वह नाई तो नहीं है या ठाकुर है? बताएं वह। और टीका जो लगाते हैं, बताए, टीका तो ब्राह्मण लगाते हैं, ये तो ठाकुर अपने आप को लिख रहे हैं, और यह अपने आप को सिंह भी लिख रहे हैं, तो हैं क्या? वह खुद बताएं। तो यही बात हो गई ना, जिन्हें खुद को पता नहीं वह दूसरों को गिरबान में झांक करके देखते हैं। तो यह राजनीति खेल रहे हैं यह नेता। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी यह माहौल नहीं था जगदीश जी। अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर भी एक सम्मान और एक संस्कार झलक रहे थे। लेकिन मोदी के 10 सालों के कार्य में मैंने कोई संस्कार नहीं देखे और ना ही कोई चाहत देखी। चाहत अगर इनके अंदर देखी मैंने तो एक चीज़ देखी कि कुर्सी की चाहत इन्हें है कि कुर्सी नहीं मिले तो हमारे काले कारनामे उजागर हो जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। इन्हें जेल से डर लगता है, इन्हें डर राहुल गांधी से लगता है। इनके डर का नाम राहुल गांधी है, चाहे वो आरएसएस हो या मोदी हो और चाहे शाह हो। हकीकत यही है और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये जब तक कुर्सी पे बैठे रहेंगे इस देश में जाति जनगणना नहीं होगी। या 80-20 का खेल खेलना है इन्हें। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो 80-20 का खेल नहीं खेल पाएंगे। आरएसएस और भाजपा दोनों का पतन संभव हो जाएगा। जी जगदीश जी, इसी पे आगे हम लोग बात करते हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ बातों को लेके सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी पर एक बयान उनका आया है कि सर ईडी को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया और जल्द ही ईडी मेरे घर पर छापा मार सकती है और उसके लिए वो तैयार हैं। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं सर? मैं एक चीज़ जगदीश जी आपको बता दूं
दर्शकों को भी पता है, इस पर मैं बहुत अच्छा से विश्लेषण कर चुका हूं और कई प्रोग्राम इसके ऊपर मैं कर चुका हूं। अपने विश्लेषण में भी, अपने निजी विश्लेषण में भी हमेशा इस पर जिक्र मैं करते रहा हूं। 55 घंटे तक राहुल गांधी को बैठा करके ईडी ने पूछताछ किए थे नेशनल हरार मामले में। सोनिया गांधी को भी बैठाया गया और जब जब ईडी ने बुलाया तब तब ये लोग गए। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं आज मुझे कहीं और जाना है, सारे काम छोड़ करके ईडी के पास आ गए। ईडी के अंदर हिम्मत और ताकत और नरेंद्र मोदी के अंदर वह साहस नहीं थी कि इन्हें बैठा करके गिरफ्तार कर लेते। ईडी थक गई, यह नहीं थके जाने से, सवाल का जवाब देने से। कोई प्रूफ है नहीं। यह नेशनल हरार का जो मामला है, यह एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस फाइल किया था और वह सिर्फ, और देखिए मामला क्या है, अपनी ही कंपनी को अपने ही लोन दे रहा है आदमी, उसमें आपका क्या जा रहा है? राहुल गांधी ने थोड़ी पैसे ले लिए या सोनिया गांधी ने पैसे थोड़ी ले ली। इन लोगों ने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या नाम है कि दान कर चुके हैं। यह पहला परिवार है कि जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सबने अपनी प्रॉपर्टी ही दान कर दी भारत सरकार को। उस व्यक्ति को आप आरोप लगाना चाहते हो, उसके ऊपर आरोप साबित करना चाहते हो, तो कैसे कोई मान लेगा? कैसे संभव है? जो व्यक्ति अपने लिए घर एक नहीं बना पाया। और राहुल गांधी के खाते का डिटेल पूरा चुनाव आयोग में जो जाता है वह परफेक्ट जाता है, नहीं तो राहुल गांधी को अभी तक यह लोग कब का जेल में डाल दिए होते, गांधी परिवार को कब तक तहस नहस कर दिए होते। मेनका गांधी और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे, इन्हीं के नेता हैं। वरुण गांधी युवा चेहरे थे, तेज तर्रार थे, टिकट ही नहीं दिया। और उनकी माता मेनका गांधी को हराने में भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है, यह भी खबरें निकलती हैं। ऐसी भी चर्चाएं, मेरे पास इसके सबूत नहीं हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि मेनका गांधी को हराने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। अब आप बोलिए, गांधी परिवार को साथ रख करके दूसरे गांधी परिवार पे हमला कराना यह चाहते थे, लेकिन वह उस परिवार के ऊपर हमला नहीं करते थे, उसके ऊपर चुप हो जाते, बोलते थे इससे हमारा कोई मतलब नहीं, आप क्या बोलना है आप बोलो, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना। यह आपस में घर में टकराव कराना चाहते थे। अब राहुल गांधी का कहने का यह भी तात्पर्य है कि राहुल गांधी हमेशा तैयार हैं ईडी के लिए, और ईडी जो विपक्ष पर शिकंजे कस रही है मोदी सरकार के कहने पर, 95% विपक्ष के दलों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन रिजल्ट 0.05% का रिजल्ट रहा है, साबित कर पाई है। अन्यथा कोई भी केस में अपना रिपोर्ट चार्जशीट में यह आरोपी नहीं बना पाई है, अभी तक साबित नहीं कर पाई है। लेकिन वहीं विपक्ष के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता है, तो यह सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या सत्तारूढ़ दल जो हैं उसमें हर कोई दूध का धूला है क्या? उसमें कोई आरोपी नहीं है। जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था, उसी अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 48 घंटे के अंदर उन्हें डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिया जाता है। उसी हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री को जिस प्रधानमंत्री कहते थे कि घोटालेबाज है, वह भाजपा में आ जाने के बाद तोहफे में सीएम पद दे दिया जाता है, 10 सालों से सीएम है वह। तो उसी तरह हेमंत सोरेन को कसने का शिकंजा कोशिश गया था, लेकिन वह नहीं हुए तो जेल भेज दिए गए। अरविंद केजरीवाल नहीं माने तो जेल में हैं। तो यह सरकार जो है, यह सरकार ईडी का खौफ दिखा रही है और अब ईडी डरने लगी है। एक चीज जगदीश जी मैं आपको बताऊं कि हेमंत सोरेन ने SC/ST के तहत ईडी और सीबीआई पे मुकदमा दर्ज कर दिया, FIR करा दिया जेल जाने के पहले। और अब ईडी झारखंड के रांची दौड़ रही है बार बार अपनी सफाई देने के लिए। अब ईडी वो तो जेल के बाहर आ गए, ईडी रांची हमेशा दौड़ के जा रही है।
तो यह इनका ईडी का खेल भी उल्टा पड़ गया और 240 सीटें आने के बाद इनकी कमर टूटी पड़ी है। अब कोई ईडी उडी से डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो कहा मैं अपने घर में ही आपका एक दफ्तर बना देता हूँ, आ जाइए यहीं 24 घंटा बैठे रहिए और नज़रें रखे रहिए, अच्छा होगा 2 सिक्योरिटी हमको कम कर देना पड़ेगा, तो कम से कम वो भी सुरक्षा मिल जाएगी हमको। तो लेकिन यह जान नहीं रहे, एक धौस जमाने का प्रयास कर रहे हैं जो विफल होते नजर आ रहे हैं। तो या कोई अब ईडी भी समझ गई है कि ये अब चंद दिनों के मेहमान हैं, रहना वही विपक्ष हैं जो सत्ता में आएंगे, उन्हीं के साथ रहना है, तो कम से कम अपनी मर्यादा को बचा कर रखे। इसलिए ईडी भी अब थोड़ा पहले इतना आक्रामक नहीं है, थोड़ा सा कुछ नरम तो हुई है, कुछ समझ आया है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी तरीके से इन सवालों के जवाब दिए। अब देखना होगा कि आगे राहुल गांधी के इस बयान पे सरकार का क्या रुख रहता है, और ये सोचने वाली बात है। आगे ऐसी ही कई और खबरों के लिए आप बने रहिए TFT इंडिया के साथ। मैं जगदीश प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी के साथ मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।